दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा की एक प्रमुख हॉट लोकसभा सीट। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने तो सभी 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी अनाउंस कर दिए हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी कब आएंगे, एक तो इस पर मंथन चल रहा है। जनता के बीच सवाल है कि आखिर देश की सबसे पुरानी पार्टी अपने प्रत्याशी क्यों नहीं दे पा रही। और दूसरा, आपके साथ जिस मुद्दे को लेकर, जिस चर्चा को लेकर के मैं हूं, वो ये है कि हरियाणा की जीटी रोड की एक प्रमुख लोकसभा सीट, जहां से कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने बड़े चेहरे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को मैदान में उतारा है। करनाल लोकसभा को लेकर आखिर कांग्रेस क्या रणनीति बना रही है। कांग्रेस करनाल को लेकर, यानी कि दानवीर करण की नगरी वो करनाल जो कि हरियाणा का जीटी रोड पर एक आईना है, उसको लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति है। कांग्रेस यहां पर कौन से नेता को ला सकती है, किसको चुनाव लड़ा सकती है। आपको बताऊं तो करनाल लोकसभा एक ऐसी सीट है कि जहां पर ज्यादातर कांग्रेस का ही कब्जा रहा है। अगर आप देख लें तो एक वो दौर था कि जब आईडी स्वामी यहाँ से पहले सांसद बने थे, उन्होंने उस समय के चिरंजी लाल शर्मा जी के जो लगातार चुनाव वहाँ से जीतते थे, उनके साम्राज्य को हिलाया था। उसके बाद 2014 और 2019 का चुनाव आप देख लें कि 2014 में यहाँ से अश्विनी कुमार चोपड़ा चुनाव जीते, पंजाब केसरी के संपादक, और दूसरी बार 2019 में यहाँ से संजय भाटिया चुनाव जीते भारतीय जनता पार्टी के सांसद के रूप में। अब 2024 के रण के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बनाई थी, जिस पर अमल होना शुरू असल में 11 मार्च को हुआ, वो दिन ध्यान होगा हरियाणा के लोगों को खासकर और देश के लोगों को, कि जब गुरुग्राम में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री एक ही मंच पर थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनोहर लाल की जो प्रशंसा में कहूँ या तारीफ में कहूँ, कितने उसके अंदर उन्होंने कसीदे पढ़े थे, पुराने रिश्ते याद किए थे, दरी से लेकर, चटाई से लेकर, खिचड़ी से लेकर, मोटरसाइकिल पर घूमने की सारी बातें की थी। लेकिन 11 तारीख की शाम होते होते हरियाणा का राजनीतिक मंजर बदलना शुरू हुआ था। 12 तारीख को, 12 मार्च को सुबह इस्तीफा हो गया था मनोहर लाल जी का मुख्यमंत्री पद से, और मनोहर लाल के शागिर्द नायब सिंह सैनी बन गए थे हरियाणा के मुख्यमंत्री। 14 मार्च को मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा से इस्तीफा दे दिया और 14 मार्च को मनोहर लाल को ही डिक्लेयर कर दिया गया करनाल से लोकसभा प्रत्याशी। आज 14 मार्च के बाद में आज 29 मार्च को आधा महीना हो चुका है कांग्रेस का कैंडिडेट अनाउंस हुए, और उसके बाद में 4 जो सीटें बाकी बची थी उन पर भी प्रत्याशी आ गए भारतीय जनता पार्टी के, यानी कि सभी 10 सीटों पर आ गए। मैं आपसे चर्चा का, क्योंकि मेरा केंद्र बिंदु करनाल है, तो करनाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी के मुकाबला करने के लिए अब कांग्रेस कौन सी रणनीति बना रही है। कांग्रेस का यहां से प्रत्याशी कौन हो सकता है। पिछला चुनाव जो लड़ा था करनाल से कुलदीप शर्मा ने लड़ा था, कुलदीप शर्मा चुनाव हार गए थे। पिछले दिनों तक नाम चलता रहा कि कुलदीप शर्मा के बेटे चाणक्य शर्मा प्रत्याशी हो सकते हैं, लेकिन अब वो नाम कहीं बंद हो गया है, उस नाम पर कोई चर्चा है नहीं। अब जो चर्चाएं हैं वो ये है कि करनाल को लेकर कांग्रेस किसी बड़ी रणनीति पर है, कांग्रेस किसी बड़ी मंथन पर है कि करनाल में किसी बड़े चेहरे को चुनाव मैदान में उतारा जाए। ये मुझे मेरे कांग्रेसी मित्र बता रहे थे आज। वो चेहरा कौन हो सकता है, बात उस पर भी करूंगा, लेकिन करनाल को लेकर के कांग्रेस किसी बड़े गंभीर मंथन पर जरूर है कि किसी भी प्रकार से या तो मनोहर लाल के रथ को रोका जाए, और नहीं तो वहां का मुकाबला रोचक जरूर हो, लोगों को लगे जरूर कि चुनाव करनाल में भी हो रहा है। हालांकि आज की स्थिति तो हरियाणा के अंदर सारे में ये है कि अगर 2-4 सीटों को छोड़ दें, एक कुरुक्षेत्र की सीट छोड़ दें जहां पर कि तीनों प्रत्याशी आमने सामने आ चुके हैं, सुशील गुप्ता हो चुके, नवीन जिंदल हो चुके, जिंदल भाजपा से, सुशील गुप्ता इंडिया गठबंधन से, आम आदमी पार्टी के अभय सिंह चौटाला यहाँ पर हो गए अपना इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी, अपनी पार्टी के नेता, यानी कि वहाँ तो मुकाबला सीधा शुरू हो गया। अगर आप कुरुक्षेत्र के बाहर किसी और लोकसभा सीट पर जाएं तो बाकी की जो 9 सीटें हैं वह वहाँ अभी तक केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ही अपना
भगवा लहरा रहे हैं या लंगर लंगोट कसकर के मैदान में हैं, और उनके सामने अभी कोई प्रत्याशी है नहीं। और बात अगर करनाल की मैं कर रहा हूं आपसे, जब तक मनोहर लाल का इस्तीफा नहीं हुआ था, हालांकि आप ध्यान करें तो मैंने आपको 3 महीने पहले ही एक वीडियो में कहा था कि करनाल लोकसभा से मनोहर लाल कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन उस समय यह परिस्थिति नहीं थी कि मनोहर लाल का इस्तीफा होगा, उनका शागिर्द मुख्यमंत्री बनेगा और मनोहर लाल लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। अब स्थिति और पहले में चेंज है, लेकिन अब बात यह आ गई जब मनोहर लाल सामने आ गए तो फिर कांग्रेस से कौन। पहले चर्चाएं चलती थी कि बुल्ले शाह का नाम चलता था, बुल्ले शाह हो सकते हैं, बलबीर पाल शाह कैंडिडेट, पानीपत के बड़े नेता, बड़े पंजाबी नेता, और उनका बड़ा असर भी है। लेकिन अब बात आती है कि अगर मनोहर लाल सामने हैं तो क्या बुल्ले शाह पानीपत से निकलकर बाकी के 8 विधानसभा क्षेत्रों में बड़ी चुनौती बन पाएंगे उनके लिए। कांग्रेस से आपने पिछले दिनों नाम सुना होगा कि एक नाम चला वीरेंद्र राणा का, जो बड़े वहां के नेता, बड़े तो नहीं है, विधानसभा का चुनाव लड़े हैं, राजपूत नेता हैं, और बात आई थी कि कांग्रेस वहां से किसी क्षत्रिय नेता को चुनाव लड़ा सकती है, राजपूत नेता को। लेकिन क्योंकि उनके लिए जो कांग्रेस के पास फीडबैक है वो कोई बहुत अच्छा फीडबैक नहीं है, जो कांग्रेस को उनके लिए फीडबैक मिल रहा है उसके पीछे कोई उत्साहवर्धन वाली बात नहीं है। पिछले दिनों मैंने भी आपसे अपने एक वीडियो में चर्चा की थी कि अभय सिंह चौटाला जो इंडियन नेशनल लोकदल के नेता हैं, उन्होंने ऐलान किया था कि अगर मराठा वीरेंद्र वर्मा को इंडिया गठबंधन अपना प्रत्याशी बनाए। मराठा वीरेंद्र वर्मा कई पार्टियों में रहे हैं, बीएसपी से चुनाव भी लड़ा है, लोकसभा का 2 बार, ठीक ठाक वोट भी लिए हैं। आजकल वो एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, शरद पवार साहब वाली पार्टी के। और चर्चा ये चली है बीच में कि क्या उन्हें कांग्रेस के सिंबल पर या किसी गठबंधन के तहत उनको वहां से चुनाव लड़ा दिया जाए। तो मराठा वीरेंद्र वर्मा के लिए कहा जाता है, जो पूर्व सेवानिवृत्त HCS अधिकारी हैं, उनके लिए ये कहा जाता है कि वो टक्कर तो ठीक ठाक दे देंगे। मराठा वीरेंद्र वर्मा के लिए कहते हैं कि वो टक्कर तो ठीक ठाक दे देंगे, अभय सिंह चौटाला का समर्थन भी होगा। उसके बाद में चर्चा चली है कि क्या मराठा वीरेंद्र वर्मा के नाम पर रुका जाए या फिर आगे बढ़ा जाए। तो आपको जो एक नाम मैं बता रहा हूं आपको चौंका सकता है, और उस नाम की मैंने आपसे चर्चा पिछले दिनों गुरुग्राम लोकसभा को लेकर भी की थी। और मैं जो आपको बता रहा हूं कि किसी बड़े चेहरे को, किसी ऐसा चेहरा जिसको कि भुनाया जा सके, ऐसे नाम पर भी कांग्रेस मंथन कर रही है। और उस नाम में पिछले जो मैंने आपको बताया कि हमारे कांग्रेसी मित्र भी मुझसे एक चर्चा कर रहे थे, करनाल के साथ वाले कैथल जिले से आते हैं, वो मुझे बता रहे थे कि राज बब्बर के नाम पर भी चर्चा है। फिल्म अभिनेता राज बब्बर, राज बब्बर के लिए आप माने तो पंजाबी समुदाय से आते हैं राज बब्बर। पंजाबी समुदाय की लगभग 2 लाख वोट हैं करनाल लोकसभा में। और राज बब्बर के साथ में दूसरी चीज जो है वो ये है कि वो पंजाबी के साथ साथ पंजाबियों में वो ओबीसी का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। भाषाई रूप से तो पंजाबी हैं, लेकिन वो पंजाबी समाज के अंदर भी अलग अलग कास्ट होती हैं। जैसे पंजाबी के अंदर पंजाबी क्षत्रिय और अरोड़ा हुए, इसके अलावा जो पंजाबी आते हैं, पंजाबी रोड आते हैं, पंजाबी राजपूत आते हैं, पंजाबी ब्राह्मण आते हैं। तो राज बब्बर पंजाबी में सराफा, सुनारा, सुनार बिरादरी से आते हैं, और जो ओबीसी के अंदर आती है। एक केमिस्ट्री ये भी बनती है कि पंजाबी प्लस ओबीसी, इन दोनों को मिला लिया जाए। इस लिहाज से मैं आपसे कह रहा हूं कि कांग्रेस मंथन के दौर में है कि आखिर मनोहर लाल को चुनौती कौन दे, किसको सामने लाएं। मैंने आपको जो नाम बताए, आपको क्या लगता है कि इन नामों में किसी पर मंथन है, और कौन ऐसा चेहरा है जो टक्कर दे सकता है मनोहर लाल को? आपको क्या लगता है कि क्या करनाल के अंदर आमने सामने की भिड़ंत होगी? कांग्रेस इंडिया गठबंधन और आमने सामने, क्योंकि अभय चौटाला कह चुके हैं कुछ अपनी बात रख करके। और आपको क्या लगता है कि करनाल का रण कितना बड़ा होगा? क्योंकि पिछले चुनाव में संजय भाटिया की जीत पूरे देश भर में 3रे नंबर की जीत थी। क्या मनोहर लाल भी कोई ऐसी जीत या ऐसा करिश्मा कर पाएंगे? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।